हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और मनी अर्निंग ऐप्स को और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, जिस वजह से मैनिपुलेट किया जा रहा है इंडिया के इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को, ताकि उनका जो पैसा है उस पैसे को डुबो के किसी और को प्रॉफिट दिया जाए। और ये सब जो है इन्फ्लुएंसर्स का इसमें रोल है, टेलीग्राम का रोल है और अदर सोशल मीडिया का रोल है। और किस तरह से किसका कहाँ पे क्या रोल है और किस तरह से मैनिपुलेशन हो रही है वो सब डिस्कस करेंगे। और एंड में कंक्लूजन पे आके ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है, किस तरह से थोड़ा बहुत पॉसिबली जो है इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो का नाम है जॉइनिंग द डॉट्स। लेट्स बिगिन विद द कंटेंट्स। तो कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम बात करेंगे मनी अर्निंग ऐप्स के जो स्कैम हुए हैं इंडिया में। तो जो फेमस स्कैम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, फिर इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, फिर क्रिप्टो क्रैश जो हुआ था 2021 का उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद 2024 में किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को एक बार फिर से इंडिया में रिवाइव दिया गया। इस तरह से रिवाइव दिया गया कि लोगों ने बहुत खुल के जो है क्रिप्टो करेंसी में वापस से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या रोल रहा है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, और स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्रिप्टो करेंसी की वजह से उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर उनके शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं, हु इज़ बिहाइंड दिस मैनिपुलेशंस, और मैनिपुलेशन किसकी, मार्केट की नहीं हो रही है, इन्वेस्टर्स के माइंड की हो रही है और क्यों हो रही है वो भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब डिस्कस होगा। और एंड में कंक्लूजन पे आने के बाद जो है कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द मनी अर्निंग ऐप स्कैम्स। तो मनी अर्निंग ऐप स्कैम्स बहुत हो चुके हैं इंडिया में, बहुत हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर टाइम पे मनी अर्निंग ऐप स्कैम चल रहे हैं। अभी के टाइम पे भी 3-4 ऐसे मनी अर्निंग ऐप स्कैम्स हैं जो कि चल रहे हैं करंटली। और प्ले स्टोर के थ्रू ही वो सारी ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं, बट फिर भी चल रहा है। आई डोंट नो कैसे चल रहा है और क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है। तो मनी अर्निंग ऐप स्कैम्स जो थे ये शुरू हुए थे कब, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ बहुत लोगों तक पॉपुलर जो हुए थे 2021 में। कुछ मनी अर्निंग ऐप स्कैम हुए थे जिसमें कि गूमाल ऐप, OMG ऐप, राकुटन ऐप, टॉप शॉप 360, इस तरह की ऑर्डर ग्रैबिंग ऐप आई थी जिनमें आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये की, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके जो है वो ऑर्डर ग्रैब करते थे। कुछ स्पिन जैसा करना होता था और उसके बाद आपको ऑर्डर मिल जाता था, उस पर कुछ प्रॉफिट मिल जाता था और इस तरह से आप उसमें कमा सकते थे। और साथ में स्टेकिंग भी होती थी कि जितने आपके एसेट्स हैं उनको स्टेक कर दो एक दिन के लिए, और एक दिन का 8-8, 10-10% इंटरेस्ट उस पर दिया जाता था। बट ये जो ऐप्स थी ये इन्वेस्टर से बहुत छोटा अमाउंट ले रही थी, 500 रुपये का अमाउंट, और उसके बाद स्कैम कर रही थी। 500 ले लिए, बहुत सारे यूजर्स से 500 ले लिए और उसके बाद स्कैम कर दिया। बट ये एक मिनिमम लिमिट थी 500 की। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा देना चाहता है तो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो 1000 रुपये या 10,000 या 50,000 या 1 लाख भी देना चाहिए उतना भी ले लेते थे। बट 500 की मिनिमम लिमिट थी कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको हमारी ऐप को यूज़ करना है या उससे कुछ प्रॉफिट लेना है। फिर उसके बाद आता है पावर बैंक ऐप। पावर बैंक ऐप जो आता है वो एक नया कंसेप्ट लेके आता है। उसमें क्या है कि जैसे आप उनका प्लान लोगे उसके बाद क्या होगा, हर 6 घंटे बाद आपको 50 रुपये मिलेंगे। बट प्लान उनका आता है 3,000 रुपये का। तो कितना डिफरेंस आ गया, 500 से सीधा 3,000, 6 गुना का डिफरेंस आ जाता है। पावर बैंक का जो कंसेप्ट आता है मनी अर्निंग का, इससे पहले जा लाइफस्टाइल जो है वो स्कैम कर चुका था जिसमें लोगों ने लाखों इन्वेस्टमेंट किए थे और उनको वापस क्या मिला, ओनली न्यूज़लेटर्स पे न्यूज़लेटर। और वो आज भी अपनी वेबसाइट पे न्यूज़लेटर डालते जा रहे हैं कि ट्रस्ट अस, भरोसा करो 5 साल बाद भी हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। बट आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। फिर आता है यूनिटी मीटा टोकन, और इसने एक स्कैम की दुनिया में जो है तहलका लेके आए हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, फाउंडर्स ने सामने आके एक टोकन को आपको प्रॉमिस किया और कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, लिस्टिंग से पहले भी इन्वेस्ट करो और लिस्टिंग के बाद भी अगर आप चाहते हो तो इन्वेस्ट करो।
जितने का भी आप इन्वेस्ट करोगे, जितने डॉलर्स का इन्वेस्ट करोगे, उस पे हर महीने 15% का आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप अपने एसेट्स को स्टेक करते हो। बट 500 दिन तक आपके सारे एसेट जो है वो लॉक हो जाएंगे। 500 दिन ऑलमोस्ट 8 महीने होते हैं। तो 8 महीने के लिए लॉक करो और 8 महीने में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी वसूल, क्योंकि वो स्टेकिंग रिवॉर्ड देंगे और वो रिवॉर्ड जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो वसूल करने में आपको 8 महीने लग जाएंगे। उसके बाद भी 500 दिन तक आपके एसेट्स लॉक रहेंगे। जैसे ही 500 दिन पूरे, आप अपने एसेट्स को फ्री करके बेच सकते हो और अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको बेचना है या होल्ड करना है। बट इन्होंने क्या किया है वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है क्रिएटिव सर्विस स्कैम। इन्होंने लोगों को प्रोडक्ट्स के नाम पे पागल बनाया। लोगों से कहा कि हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, हमें एडवाइस दो, हमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो एडवाइस आप फ्री में कोई क्यों देगा। हाँ, अगर आप एक काम करो कि आप हमारा प्लान ले लो, 5,000 का प्लान ले लो, फिर हमें एडवाइस दो। और एडवाइस दोगे आप, हर दिन कुछ टास्क देते थे, ये टास्क आप कंप्लीट करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टास्क, ये आप कंप्लीट करो और दिन का 100 रुपये। तो जितना भी इन्वेस्ट करोगे, मिनिमम 5,000 ही होता था और मैक्सिमम भी उसमें 5,000 इन्वेस्ट होता था एक आईडी बनाने पे। तो एक आईडी से आपने रिव्यू करना है और आपको दिन का 100 रुपये मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने में आपका पैसा डबल डबल 2 महीने में डबल करने का इन्होंने प्रॉमिस किया। और इसी तरह से लोगों ने, जब वो 2 महीने में सच में डबल हो गया, तो लोगों ने 10-10 20-20 आईडीज़ खुद की भी बनवा ली, अपने चाहने वालों से भी बनवा ली, क्योंकि रेफरल कमीशन भी था, और आसपास वालों से भी बनवा ली। और जैसे ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, फुर कंपनी के जो ओनर्स थे वो फुर हो गए, एम्प्लॉयज़ देखते ही रह गए, उनको पता भी नहीं चला कि कल हम जिस ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यूबिट कॉइन स्कैम। तो यूनिटी मीटा टोकन का वर्जन 2.0, सेम फाउंडर, सेम कंपनी, सेम कंसेप्ट के साथ आया और ये भी एक स्कैम करके चला गया। ट्रेजर एनएफटी स्कैम करंटली मार्केट में चल रहा है। 45 दिन में पैसा डबल, सिंपल सा फंडा है, बिना किसी कोई काम किए सिर्फ 100 यूएसडीटी जो है आप इन्वेस्ट कर लो, 15 दिन में पैसा डबल। ये इनका प्लान है, सिंपल सा। और अगर आप रेफर करते हो तो टीम बनाते हो तो फिर ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया शूट स्पेस। एसएलबी मॉडल कह रहा है खुद को, और ये क्या कह रहे हैं कि हमारा डेटा सेंटर है। आप क्या करो कि हमारा डेटा सेंटर का जो स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज यूनिट है उसको ख़रीद लो। जितने यूनिट्स आप ख़रीदोगे, उसको ख़रीदने के बाद हमें ही वापस आप रेंट पे दे दो और आपको जो है मंथली इनकम उस पर मिलती रहेगी, मंथली रेंट मिलता रहेगा। बट इनका प्लान जो है, मिनिमम प्लान 40,000 रुपये के आसपास का है, 38 पॉइंट समथिंग है, ऑलमोस्ट 40,000 उसको कंसिडर कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। फिर फल्कॉन इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इन्होंने 22% मंथली रिटर्न्स इन्वेस्टर्स से प्रॉमिस किए थे, और फिर क्या किया, कुछ लोगों को तो मिल गया और कुछ का कट गया। HHM स्कैम अभी भी चल रहा है, 1 साल से मार्केट में चल रहा है। सिंपल फंडा है, $100 लगाओ USDT, 100 USDT लगाओ, 25 दिन में डबल। कैसे डबल होगा, किधर से डबल होगा कुछ पता नहीं है, बट 25 दिन में डबल। और टीम बनाते हो तो उससे पहले में ही डबल। ये ग्राफ है यूनिटी मीटा का, यूनिटी मीटा टोकन UMT। $1,000 के आसपास लिस्ट हुआ था, $1,000, ऑलमोस्ट 80-85 हज़ार पे लिस्ट होता है। और करंट मार्केट प्राइस जो है इसका $26 के नीचे है। ये ग्राफ कुछ दिन पुराना है, $26 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स 98% जो -98% रिटर्न्स दिए हैं इसने 2 सालों में। 2 सालों में आपकी टोकन का प्राइस 0 हो गया है। इन शॉर्ट यूनिटी मीटा टोकन
ये वही हैं जिन्हें 500 दिन के लिए लोगों से टोकन्स को क्या करवाया था, लॉक करवाया था, ताकि वो स्टेकिंग रिवार्ड का लालच देखे। बट हुआ क्या, 100 USDT आपने उसमें इन्वेस्ट किए, उसके बाद 500 दिन के लिए लॉक किए। फाउंडर्स ने पहले लॉक किया था और क्या हुआ कि फाउंडर्स का पहले लॉक खुल भी गया, उन्होंने बेच दिया, वैल्यू गिर गई। जब तक आपकी लॉक खुलेगा तब तक टोकन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यू बिटकॉइन सेम मॉडल पे चला और अभी एक साल पूरा हुआ है बेसिकली। तो एक साल में -75% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए। -75% जो है एक साल में इसकी वैल्यू गिर गई है। और जो ये एरिया पोर्शन देख रहे हो आप, ग्रीन ग्रीन वाला, यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन पता है क्यों बना है? ये समवेयर अराउंड अगस्त एंड सितंबर 2024 का टाइम है। और ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि लोगों ने इसमें जनवरी में इन्वेस्ट किया था और इनका प्रॉमिस था कि 8 महीने में, लगभग 7.5-8 महीने में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस रिकवर हो जाएगी थ्रू स्टेकिंग रिवॉर्ड। तो यहाँ लगभग 8 महीने होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स थे वो एक्चुअल में उनको जितना इन्वेस्ट किया था उतना मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, अब नए नए लोगों को ट्रैप करते हैं ये दिखा के कि ये देखो जो हमने कमा लिया। या इस 7 महीने के पीरियड में कितने लोगों से उन्होंने बात की होगी कि आप भी इन्वेस्ट करो, और उन्होंने कहा होगा चलो अब आपका जब वसूल हो जाएगा तब देखेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूम आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो था एक्चुअल में उनको रिटर्न मिला था। बट उसके बाद ये हाल हो जाता है। जैसे ही बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया ये गिरना शुरू हो गया। और बेसिकली इसमें फाउंडर्स ने भी क्या किया होगा, सेलिंग शुरू की होगी, जिस वजह से ये और ज़्यादा गिरता गया। सेम ऐसा ही यूनिटी मीटा के केस में भी हुआ था। पावर बैंक ऐप इतना बड़ा स्कैम था, इतना बड़ा स्कैम था कि ईडी तक इन्वॉल्व हो गई थी। 350 करोड़ रुपए का स्कैम था और फिर ईडी भी तक इन्वॉल्व हो गई, इतनी कंप्लेंट्स हो गई और ईडी को कुछ एसेट्स भी सीज करने पड़े थे। तो सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम था। और इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पुलिस ने अपने जो प्रेस को बयान दिया था उसमें ये भी कहा था कि हम वो पैसा वापस आपको नहीं लौटा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर थ्रू क्रिप्टो करेंसी भेजा गया है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है इंडिया में लूटे हुए पैसे को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि ईजी है और ट्रैकेबल नहीं है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू आप बिना KYC के ही जो है क्रिप्टो करेंसी को पहले बाई कर सकते हैं और फिर उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत छोटी सी फीस। फल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इन्होंने 22% मंथली रिटर्न इन्वेस्टर्स को जो थे प्रॉमिस किए थे, बट उनके साथ क्या किया, ऑलमोस्ट 7,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया और उनमें से आधों को तो कुछ कुछ पैसा वापस दे दिया, आधों को कुछ लोगों को प्रॉफिट भी मिल गया, बट मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे ना ही उनको पैसा वापस मिला और ना ही कुछ प्रॉफिट मिला। मिला क्या, स्कैम और फ्रॉड। HHM स्कैम ये वही है, 25 दिन में पैसा डबल, 100 USDT की मिनिमम लिमिट है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो मनी अर्निंग ऐप्स की कंसेप्ट था, 500 से 100 USDT ऑलमोस्ट 10,000 के बराबर होता है। 3-4 साल में ही लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया कि हाँ फ्रॉड है, बंद होने वाला है, उसके बाद भी लोग 100 USDT दे के इनके प्लान को खरीद रहे हैं, ये जानते हुए कि ये कभी भी बंद हो सकता है। दिस इज़ हाउ दे वर्क, क्योंकि इन्होंने पहले पहले कुछ लोगों को कुछ प्रॉफिट दे दिया। अब लोग खाली यही देखते हैं कि हाँ अभी नया नया है, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, तो कर देते इन्वेस्ट। फिर जब टाइम हो जाता है तो लोग ये भी देखते हैं यार इतने टाइम से चल रहा है तो शायद और चलेगा, तो फिर वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अल्टीमेटली इन्होंने लोगों के पैसे को फंसाना है और लूटना ही है। इसी तरह का ट्रेजर NFT स्कैम है, जिसमें कि अगर आप टीम नहीं बनाते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करते हो, तो सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दो और 45 दिन में आपका पैसा डबल, 45 दिन में पैसा डबल।
ये सारे स्कैम्स जो हैं, किस तरह से स्कैम्स जो थे पहले मनी अर्निंग ऐप से सीधे सीधे मूव करके सीधे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में ही होने लगे, क्योंकि ये इनके लिए इजी था। अगर पहले देखो आप कि पहले आप इंडियन रुपीज़ में आप क्या करोगे कि लोगों से पैसा इकट्ठा करोगे, इंडियन रुपीज़ में इकट्ठा किया, फिर उसको पहले कन्वर्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में, उसके बाद उसको बाहर भेजना है कंट्री से बाहर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ से इजीली उसको फिर बाद में रीयूज़ किया जा सके। तो वो थोड़ा टफ था, इसीलिए इन्होंने क्या नया कंसेप्ट लेके आगे इस तरह के लोग जो स्कैम करना चाहते हैं इन्वेस्टर के साथ, कि उन्होंने डायरेक्टली क्रिप्टो में ही लोगों से इन्वेस्ट करवाना शुरू किया, ताकि जो ट्रांजैक्शन होगी वो वॉलेट टू वॉलेट होगी, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से ही ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो ट्रेजर एनएफटी की हो, HAHM की हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के थ्रू। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू डू ए KYC, आपको KYC करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसके लिए? वॉलेट बनाने के लिए और USDT को ख़रीदने के लिए। तो बिना KYC किए ही आप क्या है USDT खरीद के इनको इनके प्लान को परचेज़ कर लोगे और फिर ये आराम से उस पैसे को बाहर भेज सकेंगे। कोई मनी ट्रेल नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं चलेगा किसने कहाँ से किधर से लिया और किसको भेज दिया। और पोटेंशियल भी बड़ा है, 500 से सीधा ऑलमोस्ट 10,000 पे लेके आए हैं। और 10,000 का प्लान तो ये बोलते ही नहीं लोगों को, ये बोलते हैं आप 20 का करो ताकि जल्दी आपको पैसा मिले, 10 का करो ही मत। दिस इज़ हाउ दे वर्क। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे ही 2016 में जियो रेवोल्यूशन आता है, तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ इंडिया में बढ़ जाती हैं। यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा जाता है या बाकी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि फ्री इंटरनेट था या सस्ता इंटरनेट था। तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की भी एंट्री होती है और क्रिप्टो करेंसी की भी मेजर प्रमोशन जो है वो थ्रू सोशल मीडिया ही की जाती है। तो 2017 में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है क्रिप्टो करेंसी और लोग इसमें जो है इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इस चीज़ को देखते हुए कि कितनी ख़तरनाक है ये क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के लिए, RBI इसको बैन करता है अप्रैल 2018 में। बट हेड्स ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि हर एक बुरी चीज़ को इंडिया में ऑलमोस्ट अलो कर ही देते हैं, उन्होंने इस बैन को रिवोक कर दिया 2020 में और कहा कि अगर किसी का डूब रहा है तो उसका डूब रहा है, उसकी मर्ज़ी से डूब रहा है, डूबने दो, हमें उससे क्या, बाद में देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को 2020 में हटा दिया और 2020 में इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग की गई सोशल मीडिया के थ्रू कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और विद इन 1 ईयर इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, चाहे वो 10 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, 50 रुपये की थी, 50 करोड़ की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट थी ही थी। और 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में 2021 में हो चुके थे। और वहीं कंपेयर करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स से, तो 2021 में इंडिया में लेस देन 3 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स थे अकॉर्डिंग टू द डीमैट अकाउंट। और एक बंदे के 3-3 4-4 डीमैट अकाउंट भी होते हैं अलग अलग ब्रोकर के साथ अलग अलग ऑफर के लिए। इतना डिफरेंस था। गेन पॉपुलैरिटी थ्रू मीम्स, तो मीम्स में सबसे ज़्यादा मीम बने थे डॉज कॉइन के। 2020 लॉकडाउन चल रहा था और सभी एसेट्स की वैल्यूज़ डाउन हुई थी और उस टाइम ये डॉज जो था ये 2-3 रुपए की कीमत से सीधे 80 रुपए तक की कीमत को हासिल कर चुका था। इतनी ज़्यादा वैल्यू ग्रोथ होगी और उस पर मीम बनाना लोगों ने शुरू किया। आपने डॉज नहीं लिया तो आप मिस कर जाओगे। नेक्स्ट बिटकॉइन है, आज तो 100 रुपये में मिल रहा है, कल 50 लाख में मिलेगा, कल 30 लाख में मिलेगा, ले लो ले लो ले लो। लोगों को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, इन्वेस्टर्स को जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उनको मैनिपुलेट करके
क्रिप्टो करेंसी में ले आए, और उसमें इंडियन एक्सचेंजेस का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सभी इंडियन एक्सचेंज क्या थे, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का ज्वाइनिंग रिवार्ड देते हैं। ज्वाइनिंग रिवार्ड प्लस जितने मेंबर्स को, जितने लोगों को आप ज्वाइन करवा के उनकी केवाईसी करवाओगे, तो केवाईसी कंप्लीट होते ही आपको एक एडिशनल रिवार्ड। 100 बंदों को करवा लिया, 50 रुपये का रिवार्ड है, तो 5,000 रुपये ये उधर ही कमाओगे। इस तरह से रिवार्ड ऑफर दे दे के इनिशियली थोड़ी बहुत कैपिटल 50-100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये दे दे के क्या है, इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करके इन्वेस्टर्स को इंडियन एक्सचेंज और बाकी एक्सचेंज पे लाने का काम किया। किसने? मेम्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई थी कॉइन स्विच कुबेर, वजीर एक्स और कॉइन DCX की। वैसे DCX का टीवी ऐड नहीं था, बट कॉइन स्विच कुबेर और वजीर एक्स का बहुत ज़्यादा टीवी ऐड उन दिनों चल रहा था। फिर क्या था, 80 रुपये से वापस ये अपनी औकात पे भी आए थे मिस्टर डॉज कॉइन। क्रिप्टो करेंसी क्रैश दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में जो है 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर हो चुके थे, और ये इतनी एक सीरियस इशू बनता जा रहा था कि फिर गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ा, और PM ने जो है सिडनी समिट में ये तक कह डाला कि क्रिप्टो करेंसी को जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कहीं वो गलत हाथों में ना आ जाए। बट एक बात इन्होंने ये गलत की कि क्रिप्टो करेंसी कहीं गलत हाथों में ना आ जाए। इसके बजाय ये कहना चाहिए था कि क्रिप्टो करेंसी के बनाने वाले ही गलत हैं और ये कंसेप्ट ही गलत है, तो इस कंसेप्ट को यही मिटाना होगा, रेगुलेट नहीं करना होगा, मिटाना होगा, अदरवाइज ये हमें ही मिटा देंगे, जो कि रियल पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसीज का, बिकॉज दे आर इन द मार्केट, दे आर इन द मार्केट टू लूट द पीपल, टू मेक द पीपल स्लेव्स, ताकि लोगों को जो है पैसे से दूर ले जाया जा सके, ट्रेडिशनल करेंसी से दूर लेके क्रिप्टो में ले लो। और क्रिप्टो को कौन कंट्रोल कर रहा है वो कोई नहीं जानता है, बट हाँ, अब कुछ लोग इस तरह से खुल के सामने आ रहे हैं कि शायद हम ये भी जानते हैं कि हु इज़ एक्चुअली बिहाइंड दीज गेम्स। वो आगे डिस्कस करते हैं। तो इनके इस भाषण का ऐसा असर हुआ कि वहाँ लाइव भाषण चल रहा था और इधर मार्केट क्रैश हो रही थी। देखते ही देखते विद इन मिनट्स 20 से 30% मार्केट के सभी कॉइन गिर जाते हैं। फिर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है कई महीनों तक, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीनों तक ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, और फिर वो एक कंसोलिडेशन जोन आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट 2 सालों तक रन करता है, कंसोलिडेशन जोन। कुल मिला के 2.5 साल तक क्रिप्टो करेंसी सांस नहीं ले पाती है, और इस टाइम पे इंडियन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो से हटकर कहाँ आ जाते हैं, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। और वहीं पे जहाँ 2021 के दिसंबर में इंडिया में 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, वही विद इन 1 ईयर डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, और 3.5 करोड़ अकाउंट जो है एक ही साल में ओपन हो जाते हैं ईयर 2022 में। क्योंकि लोग जो चोट खाए थे क्रिप्टो के, वो अब क्या कर रहे थे कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहे थे। और इन्फ्लुएंसर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। जो इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो करेंसी को कल तक प्रमोट कर रहे थे, क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे थे, वो इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने लगे थे, और अलग अलग ब्रोकर्स की, डिस्काउंट ब्रोकर्स की या किसी भी ब्रोकर की जो एप्स आती हैं उनको प्रमोट करने में लगे हुए थे। रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग एप्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो अर्निंग एप्स जो थी पहले वो INR में ही इन्वेस्ट करवाते थे, फिर वो INR इंडियन रुपीज़ में पैसे इकट्ठा करके फिर उससे क्रिप्टो खरीदना और फिर उस क्रिप्टो को बेचना। तो उसमें एक खतरा था कि आप जो ये पैसे में, मनी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू ही होती है, बैंक के थ्रू ही होगी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो बैंक के थ्रू होगी।
कहीं आप पकड़े ना जाओ, इसीलिए इन्होंने नया कंसेप्ट लाया कि अब जो है हम ट्रांजैक्शन करवाएंगे ही थ्रू थ्रू क्रिप्टो करेंसी। एक डिसेंट्रलाइज्ड किसी भी ऐप का जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हमेशा डिसेंट्रलाइज होते हैं क्योंकि वो एक प्राइवेट की से ऑपरेट होते हैं, ना कि आपकी केवाईसी से। अगर आपने वॉलेट ओपन करना है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके एक वॉलेट बनाते हो जिसकी आपको एक प्राइवेट की दी जाती है, और जब भी आपने वो ओपन करना है तो वो प्राइवेट की उधर डालनी है, वो खुल जाता है। वो आपसे आपका ना ही नाम पूछता है, ना ही पता पूछता है, आप कहाँ के रहने वाले हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, किस रीजन से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं पूछता है। बस आपको प्राइवेट की दी जाती है जिसको आपको संभाल के रखना होता है, और उसी की से वो वॉलेट ऑपरेट भी होता है और उसी की से वो वॉलेट चलता भी है। एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू पहले किसी भी बंदे से छोटे अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी खरीदवाओ, फिर वो भेज दो इनको, हु इज़ द स्कैमर, उनका प्लान खरीदो। प्लान खरीदने का सीधा क्या मतलब है कि उनके वॉलेट में उसको उसने भेज देना है, फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा उसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड देते रहेंगे पर डे या पर वीक या पर मंथ, उस हिसाब से। और उसके बाद जो है वो जब उनके पास इतना अमाउंट जमा हो जाएगा, जो भी उनका प्रोबेबिलिटी टारगेट होगा, तो वो उस पैसे को लेकर चले जाएंगे। तो ऐप डायरेक्टली बंद नहीं होती है। इनिशियली कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ये विड्रॉल्स में डिले करते हैं। पहले क्या होगा कि डिले होगा, या तो विड्रॉल आएगा ही नहीं, फिर वो बोलेंगे कि टेक्निकल इशू है, 2 दिन में आ जाएगा, फिर वो इशू बढ़ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो ऐप धीरे धीरे काम करना ही बंद करेगी, उसके सारे फंक्शन जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, डिसअपेयर होते जाएंगे। इस तरह से लोगों को क्रिप्टो के जाल में भी फंसा लिया और उनके पोटेंशियल को भी 500 से 10,000 तक पहुंचा लिया। दिस इज हाउ द क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। रिवाइवल ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया। 2.5 साल लग गए थे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे वापस भरोसा करने में इंडियन इन्वेस्टर्स को। एग्जैक्टली यहाँ पे आके मार्केट क्रैश हुई थी सिडनी डायलॉग के टाइम पे, और फिर कितने महीनों तक लगभग 6-7 महीनों तक, यानी इस पॉइंट तक आकर मार्केट गिरती रही, और फिर ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक एक कंसोलिडेशन जोन में रहने के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। बट वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके रुक गई थी, जहाँ से शुरू हुआ था सफ़र वहीं पे ऑलमोस्ट आके रुक गई थी। यानी कि 2021 का जो नवंबर था उसी के आसपास कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था। फिर एंट्री होती है किसकी? टेलीग्राम की, और टेलीग्राम के फाउंडर की। वो अपने अंदाज में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं। कैसे? 2024 दिसंबर में वो 2023 के दिसंबर में वो लॉन्च करते हैं नॉट कॉइन, जो कि एक टेलीग्राम बोट, सिंपल सा एक चैट के अंदर खुलने वाली एक ऐप होती है, जिस ऐप में टैप टैप करके या कुछ मामूली से सोशल मीडिया टॉक्स, किसी को फॉलो कर दिया, किसी को लाइक कर दिया, ये सब करोगे आप, बट बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग। दिन में 2 मिनट देकर आप जो है इसमें कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो, और 5 महीने बाद मई में जो है लिस्ट कर देते हैं नॉट कॉइन को। और इसमें कहा जाता है कि एवरेज इंडियन यूजर्स ने भी, जिसने बहुत कम यूज़ किया था, उसने भी $300 से लेकर $1,000 का इसमें प्रॉफिट कमाया, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 से लेकर 90,000 के बीच में होता है। 25,000 से 90,000 किसने कमाया? जिसने बिल्कुल बहुत कम इस ऐप को यूज़ किया, पर जिसने एग्रेसिवली यूज़ किया, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स या किसी और ने जिसने बहुत सारे रेफरल दिए। बेसिकली जितना रेफरल दोगे उतना इसमें आप कमा पाओगे। तो जिसने बहुत रेफरल दिए, बहुत ज़्यादा टास्क किए, उसने 5-5 लाख रुपए भी इस नॉट कॉइन से कमाए। तो मई में नॉट कॉइन जो मार्केट में आया था, तो इसको लिस्ट करने से पहले ही उन्होंने
हैमस्टर कॉम्बैट को मार्च में जो है वो लॉन्च किया था। मार्च में हैमस्टर कॉम्बैट लॉन्च होता है, मई में नॉटकॉइन लिस्ट होके बहुत बड़ा प्राइस देता है। इससे क्या होता है कि दोनों लिंक थे, ये लोग हैमस्टर को भी यूज़ करने लगते हैं और हैमस्टर के यूज़र का रिकॉर्ड ही टूट जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 30 करोड़ पीपल्स वर यूजिंग हैमस्टर कॉम्बैट, जिनमें से कि 13 करोड़ लोगों ने एयर ड्रॉप भी रिसीव किया। अब वो एयर ड्रॉप था या फ्रॉड था वो अलग बात है, बट 13 करोड़ लोगों को रिवॉर्ड भी मिला है और 30 करोड़ टोटल यूज़र हो गए थे हैमस्टर कॉम्बैट के। और वो किस वजह से हुए थे? क्योंकि नॉटकॉइन ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, रिवॉर्ड्स दे दिए थे यूज़र्स को। बट एक प्रॉब्लम नॉटकॉइन में ये थी कि ये बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था। बहुत कम लोगों ने यूज़ किया, उन्होंने बहुत सारा कमाया और थ्रू इन्फ्लुएंसर्स ये बात आग जैसी फैल गई। और जिन लोगों ने कमाया था भी उन्होंने भी इसको आग जैसी फैलाया ताकि वो औरों को हैमस्टर का रेफरल दे सके। बट हैमस्टर को लॉन्च करने से पहले इन्होंने क्या किया कि डॉग्स को जुलाई में लेके आए और कहा कि डॉग्स जो है इसमें टास्क भी नहीं थे, बहुत कम टास्क थे इसमें। हैमस्टर में तो बहुत ज़्यादा टास्क थे। तो डॉग्स को लेके आते हैं कब? 2024 के जुलाई में। और ये डॉग्स क्या था? बेसिकली ये मीम कॉइन था। मीम कॉइन का सिंपल सा मतलब है कि जो पेवल डेरोव है उसके एक कुत्ते की ड्राइंग उससे बन गई थी और उस कुत्ते की ड्राइंग को ब्लॉकचेन पे एज ए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके, कुत्ते की ड्राइंग को ब्लॉकचेन पे एज ए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके उसने जो है लोगों से कहा कि आप इसको लिस्टिंग से पहले ज्वाइन कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हैमस्टर से पहले किसका रिवॉर्ड दे दिया? डॉग्स का रिवॉर्ड दे दिया। और डॉग्स के यूज़र इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नॉटकॉइंस का ऑलरेडी बज़ बन चुका था कि इसके थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू लोगों ने बहुत कमा लिया, अभी एक और मौका है, आप इसमें कमाइए। तो हैमस्टर से ठीक एक महीना पहले क्या किया इन्होंने लॉन्च किया डॉग्स को। गेम क्या है? गेम ये है कि डॉग्स का अपना यूट्यूब चैनल उस टाइम पे नहीं था, या था भी तो इंडिया में फेमस नहीं था। बट हैमस्टर का यूट्यूब चैनल था और इंडिया में बहुत फेमस था। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो डॉग्स के चैनल, हैमस्टर के चैनल को देखते थे वो इंडियन थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हिंदी लैंग्वेज में उसमें वीडियोस आती थी क्योंकि टारगेट ही इंडिया के लोग थे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो डॉग्स ने भी लोगों को काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे दिया जिसमें कि 3000 से लेकर 10,000 के बीच का रिवॉर्ड एक मामूली से यूज़र ने भी कमा लिया। सिर्फ आपने लॉन्च किया, अपने उसमें इस टैब बोर्ड को ओपन किया, उसमें कुछ टास्क भी नहीं किया है, बस दिन में एक बार 1 सेकेंड के लिए आप इसको ओपन करो तो आपको उस पर रिवॉर्ड मिलता जाता था, वो पॉइंट्स इकट्ठे होते थे और फाइनली ऑलमोस्ट 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की एक मामूली से यूज़र ने भी डॉग से कमा लिया। इसका भी बेनिफिट हुआ हैमस्टर कॉम्बैट को, और हैमस्टर कॉम्बैट को एग्रेसिवली खेलने लग गए सभी के सभी लोग। बट हैमस्टर कॉम्बैट में एक इम्पॉर्टेंट टास्क था यूट्यूब वीडियोस देखने का। हर दिन में 1 या 2 वीडियोस आती थी और 1 घंटे के अंदर उस वीडियो पे 1 करोड़ व्यूज़ आ जाते थे। और वो व्यूज़ इंडियंस के होते थे क्योंकि वो वीडियो ही हिंदी में होती थी। इन्होंने क्या किया कि मैं भी प्रॉबेबली जो उधर बांटा वो इधर से कमा लिया, उधर बांट के इधर से कमा लिया, क्योंकि यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इनकम हो जाती है। और फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनती थी। फाइनेंस इज़ द हाईएस्ट पेड कैटेगरी ऑन द यूट्यूब, जिस पे आप हाईएस्ट जो है अर्निंग करते हैं। हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट होता है 26 सितंबर 2024 को, और ये इम्पॉर्टेंट डेट है, नोट करके रखिए, 26 सितंबर 2024। और हैमस्टर के लिस्ट होते ही निराश हो जाते हैं सब के सब लोग। क्यों? क्योंकि सब ने ये एक्सपेक्ट किया था नॉटकॉइन की तरह ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है, $500, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये,
यहाँ $1000 ऑलमोस्ट 90,000 रुपये, यहाँ कम से कम 20,000 तो हम कमाएंगे ही, जो कि समवेयर अराउंड $250 होते हैं। बट लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटी और यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला इन्फ्लुएंसर्स ने, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने उस टाइम तक क्या बोलना शुरू कर दिया, जो ये कह रहे थे कि नॉट कॉइन से लाखों कमा लिए, डॉग्स ने हज़ारों दे दिए, बट हैमस्टर ने दिल तोड़ दिया यार। बट आपको निराश नहीं होना है, आपको बाकी प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे खेलना है। क्यों? क्योंकि आप बाकी प्रोजेक्ट से $5 $10 कमाओ और वो सारा ट्रेडिंग में लगाओ। तो लोगों को धीरे धीरे जो क्रिप्टो करेंसी से दूर रहते थे उनको पहले तो क्रिप्टो में लेके आए नॉट कॉइन डॉग्स के थ्रू, उसके बाद हैमस्टर के थ्रू दिल तोड़ दिया और ये कहा कि माइनिंग से उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता जितना ट्रेडिंग से कमाया जा सकता है, तो हम आपके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम लेते आएंगे। तो आप वो छोटा छोटा अमाउंट $1 $2 इकट्ठा करके ट्रेडिंग में लगाओ, फिर देखो आपका पैसा कैसे बूम होता है। बट अगर फ्री का पैसा लगेगा तो इंसान अपनी मेहनत का भी डालता ही है, और हम कमाएं या ना कमाएं उन लोगों ने ज़रूर कमा लिया, क्योंकि उन्हें बहुत कम प्राइस पे ख़रीदा था और फिर हमें ही बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया। और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट आए, टो मार्केट, कैटिजन, डब्लू कॉइन, वर्टस, बफी ड्रॉप, जितने भी कैट्स, नॉट पिक्सल, ये सब के सब ऑलमोस्ट स्कैम साबित हुए, क्योंकि यहाँ तो इनने यूज़र्स को ये कह दिया कि जब तक आप एक ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, टॉन की ट्रांजैक्शन जो कि ऑलमोस्ट $5 से $6 की होती है, तब तक आप एलिजिबल ही नहीं होगे एयर ड्रॉप के लिए। या फिर इन्होंने कभी अब आज तक अपना टोकन लॉन्च ही नहीं किया। 8-8 महीने से लोग माइनिंग करते रहे हैं बट अभी तक कुछ लॉन्च नहीं किया है। या फिर अगर रिवॉर्ड भी दिया है तो बहुत कम, $1 आधा डॉलर का रिवॉर्ड दिया है लोगों को, जैसा कि कैटिजन, टो मार्केट और कैट्स जैसी ऐप ने किया है। और वर्टस ने तो सीधे बोले हैं पहले हमें पैसा दो, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या देंगे। इस तरह से लोगों से खेला है और लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग में घुसाया है, क्योंकि अगर कोई हारने वाला नहीं होगा तो आप कहाँ से जीतोगे। तो ये सारी गेम हुई है टेलीग्राम के थ्रू, क्योंकि जो टिप्स मिलती है ट्रेडिंग की वो भी टेलीग्राम से मिलती है, जो फ्री क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो भी टेलीग्राम से हुई, और जो मैनिपुलेशन हुई, दिल से खिला गया, जो वीडियोस बनाई गई इन्फ्लुएंसर ने यूट्यूब पे, वो भी टेलीग्राम से ही प्रमोट हुई। तो टेलीग्राम पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये किसी के सगे नहीं है, अपनी कंट्री के सगे नहीं है। रशियन गवर्नमेंट ने 2018 में ब्लॉक किया था टेलीग्राम को, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कोई इन्फॉर्मेशन, जो है कोई इन्फॉर्मेशन मांगी होगी रशियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम ने मना कर दिया था, कहा कि ये प्राइवेसी है, हम इसको आपसे शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद पहले बैन भी हुई और बाद में इस बैन को लिफ्ट भी करा गया। और ये 2020 का 18 और 20, अब देखिए सेम देखना किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है। इधर 2018 के अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन करती है, और उधर अप्रैल 2018 में ही रशियन गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे टेलीग्राम को बैन करती है। फिर 2020 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में रिवाइव करता है या फिर से अलो करता है क्रिप्टो करेंसी को, और उधर 2020 में उसके कुछ ही दिनों के बाद या महीनों के बाद जो वहाँ पे टेलीग्राम को वापस से बैन लिफ्ट किया जाता है। ये कनेक्शन। फिर उसके बाद लास्ट ईयर पेवल डेरो को अरेस्ट भी किया जाता है, जिसका फ़ायदा भी यही टैप टू अर्न प्रोजेक्ट उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो फाउंडर हैं वो लोगों को इतनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद भी हमारे फाउंडर को अरेस्ट किया गया। इस वजह से सिंपैथी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है पेवल डेरो को फॉलो करने लग जाते हैं। बट पेवल डेरो, द फाउंडर ऑफ द टेलीग्राम, इनको अरेस्ट क्यों किया गया था? इन पे आरोप लगे थे ड्रग ट्रैफिकिंग के, कि आपका जो टेलीग्राम है उसके थ्रू ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है और ट्रांजैक्शन भी होती है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आता है, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आता है। तो पहले आप डील भी
टेलीग्राम के थ्रू करो और फिर पेमेंट भी टेलीग्राम के थ्रू करो। और नेटवर्क कौन सा यूज़ करो, TON, टॉन का, जो कि टेलीग्राम का ही अपना बनाया हुआ ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है। ये भी इल्ज़ाम लगा था कि चिल्ड्रन का जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया है पेवल्ड्रो ने, क्योंकि ये अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में अलो करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्लीटली बैन है। टेररिज्म से जुड़े हुए इल्ज़ाम भी इन पे लग चुके हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट होती हैं और उस पर भी टेलीग्राम कोई रोक नहीं लगाता है। और ये देखते हुए इंडिया में भी टेलीग्राम पे जो है इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी, बट इंडिया में इन्वेस्टिगेशन खाली लॉन्च होती है, उसके रिजल्ट्स हार्डली ही कभी आते हैं या तब आते हैं जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्या इम्पैक्ट रहा है, तो कुछ भी हो कैसा भी हो वो ग्राफ्स के थ्रू दिख जाता है। क्योंकि बिटकॉइन के ग्राफ को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इंडिया में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है, उसी तरह से बिटकॉइन को जो है एक बेंचमार्क माना जाता है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का। अगर ये ऊपर जाती है तो सारी क्रिप्टो ऊपर जाती है, ये नीचे जाती है तो सारी क्रिप्टो नीचे जाती है। एक्सेप्शन हो सकती हैं, ये मत भूलिएगा, एक्सेप्शन हर जगह होती है। ज़रूरी नहीं निफ्टी 50 नीचे जा रहा है तो कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है उसी मोड को फॉलो करती है। ये 6 महीने का कंपैरिजन आप देखिए, 6 महीने से बिटकॉइन भाग रही है और 6 महीने से निफ्टी 50 गिर रहा है। और यहीं पे इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है। कौन सी इम्पॉर्टेंट है? 26 ऑफ सितंबर, 26 सितंबर को एग्जैक्टली जो है बिटकॉइन एक ऐसे फेज से जा रही थी जिसको कि हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, कि एक प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रहा था उसका प्राइस। पर 26 सितंबर को क्या है कि ये का हैमस्टर कॉम्बैट स्कैम कर लेता है और सेम डेट को इंडियन स्टॉक मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई बनाती है। और फिर 26 सितंबर की रात से ही इंडियन इन्फ्लुएंसर या बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कह के वीडियोस बनाने लगते हैं कि आप उतना जो है फ्री टैप करके नहीं कमा सकते हो जितना आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो। तो आप क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ और उससे ट्रेड करो, फिर देखो कैसे आपकी कैपिटल बढ़ती है। और जैसे ही कैपिटल बढ़ेगी, आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की तरफ जो है इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करके लाया जाता है। और जो लोग SIPs कर रहे थे वो SIPs को कम करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल SIP बंद कर दी, बट 5,000 की SIP थी तो उन लोगों ने ये लोगों के मन में डाल दिया कि 5,000 की SIP है, आप 4,000 की SIP कंटिन्यू रखो और 1,000 रुपये क्रिप्टो करेंसी की तरफ इंड्यूस करो। तो जहाँ पे ऑलरेडी 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स हों, उनमें से अगर आप आधों को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हो, 5 करोड़ को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हो ट्रेडिंग करने के लिए, और वो मान जाते हैं, या आधों को छोड़िए 10% को भी, तो ऑलमोस्ट अगर 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आएंगे तो बूम तो होगा ना भाई। और वो बूम इधर बिटकॉइन में दिखा और उतनी ही गिरावट यहाँ निफ्टी 50 में दिखी। हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तक ने क्लियर कर दिया है कि ये अभी के टाइम पे जो करेक्शन आ रही है स्टॉक मार्केट में वो किस वजह से आ रही, क्योंकि प्रॉफिट बुक किया जा रहा है FII किसी वजह से। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने रीजंस है, और ट्रंप का टैरिफ हो या FII की बुकिंग्स हो या कुछ भी हो, जितने भी रीज़न आपने सुने हैं, या चाइनीज़ मार्केट का ऊपर जाना हो, इंडिया में ज़्यादा टैक्सेस लगते हों, कुछ भी रीज़न जो हैं वो एक अलग है, वो एक अपनी जगह है, अलग है, वो मैनिपुलेशंस नहीं है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये 100% स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है सेबी को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, और हमारा FIU को भी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। शॉर्ट टर्म प्लान्स,
तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स आते हैं या क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाता है थ्रू यूट्यूब या थ्रू सोशल मीडिया, तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो इन एजुकेटर्स का एक फोकस रहता है कि आप क्या है, धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से मूव करो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आपके जो एसेट्स हैं वो सेफ नहीं है, वो शायद हैक हो जाए या मे बी हैक के नाम पे वो एसेट्स को चुरा लिया जाता है। रिसेंटली 1 वीक एगो बाईबिट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो हैक हो जाता है और 1.5 बिलियन डॉलर्स, 1.5 अरब डॉलर्स के उसमें से जो है चुरा लिए जाते हैं एसेट्स जो कि इथीरियम में होते हैं। और उन एसेट्स को चुराने के बाद सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 60% एसेट्स जो थे वो ठिकाने पे पहुंच चुके हैं। अभी तक मतलब वो ठिकाने पे पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने थे। अब वो एसेट्स को कभी कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ जाओ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हैक नहीं किया जा सकता है, बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है सिवाय उन अननोन चेहरों के जो कि हर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है इस ब्लॉकचेन की। तो सपोज पूरी दुनिया में किसी एक ब्लॉकचेन के कितने ब्लॉक्स होंगे? 1, 10, 100, 1000, 1 लाख। 1 लाख मान लिया कि एक ब्लॉकचेन के 1 लाख ब्लॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दैट मीन्स 1 लाख पीपल आर बिहाइंड जो कि उन ब्लॉक्स को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जिनके पास 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का पैसा है, चुराया हुआ पैसा, वो इन 1 लाख पीपल्स को उस पैसे से कंट्रोल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ब्लॉक को मेंटेन कर रहे हैं उसका उन्हें बहुत कम मिल रहा है, बट जो लोग इस तरह से चुरा के ले जा रहे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं। तो वंस द थिंग्स विल गो सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज, उसके बाद वहाँ पे मैनिपुलेशन होना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही डेंजरस है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी है ही डेंजरस, बट डिसेंट्रलाइज जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें कौन किधर से यूज़ कर रहा है किसी को पता नहीं होता है। बस एक प्राइवेट की के थ्रू सब ऑपरेशंस होते हैं, वो की देंगे, हम की देंगे। अब यहाँ मेरी जगह कोई और ही की क्यों ना यूज़ कर ले, कोई बात नहीं है, जिसके पास की है वही यूज़ करेगा। और जब उन्होंने हम तक की पहुँचाई है वो थ्रू डिजिटल नेटवर्क आई है, उसमें से कितने लोगों ने उसको देखा है, कितने लोगों ने हैक कर लिया, इसका भी किसी को कोई पता नहीं है। अगर किसी वॉलेट के थ्रू की आई है तो मे बी वॉलेट के पास भी वो की का एक्सेस है, जो कि आज मैनिपुलेशन नहीं करेगा, कल जाके करेगा, क्योंकि अब जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज बचे नहीं हैं, सब के सब डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके ये करेंगे, तब तक ये खामोश रहेंगे। हैमस्टर कॉम्बैट बना ही इंडिया को टारगेट करने के लिए था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इसका यूट्यूब चैनल। जो इसका मेन चैनल है वो हैमस्टर कॉम्बैट ऑफिशियल, जिस पे 3.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उस पे वीडियोस ही हिंदी में बनती हैं, हिंदी में वीडियोस डाली जाती हैं। और जो इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए बना हुआ चैनल है उसको हैमस्टर कॉम्बैट इंग्लिश करके नाम दिया गया और उसके सिर्फ 53 लाख यूजर्स हैं। क्योंकि इंडिया में इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस होती है वो होती हैं स्पॉन्सर्ड, और वो किसी के लिए भी काम करके उसके फेवर में वीडियोस बना देते हैं। और रियलिटी से दूर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो गलत जगह अपना पैसा डाल देते हैं और उनका पैसा फिर वहाँ पे डूब जाता है या ऐसा फंसता है कि वो कभी वहाँ से फिर निकल पाता ही नहीं है। हैमस्टर कॉम्बैट
फुली तरह से इंडिया को टारगेट करने के लिए बना था और इसने टारगेट किया भी। जिस दिन ये लॉन्च हुआ इंडियन मार्केट में अपना हाई बना और इसके लॉन्च होने के बाद इंडियन मार्केट गिरती जा रही, अभी भी गिर रही है। 20-20 30-30 साल पुराने गिरने के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और मार्केट गिरती जा रही है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे दो लोगों को जो ट्रांजैक्शन करनी है वो थ्रू किसी बैंक की होंगी या बीच में कोई इंटरमीडिएटरी होगी। अगर दो डिफरेंट बैंक्स हैं तो उनके बीच में इंटरमीडिएटरी होती है। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए ऊपर एक सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, वो होता है, ताकि कोई भी कहीं पे भी कोई मैनिपुलेशन ना करे, और अगर करता है तो आरबीआई उस पर पेनल्टीज लगाती है, जो हमने देखा भी है। तो इसके लिए आरबीआई बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी बैठी है। ये है हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। पर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम्स है उस पर कुछ नहीं है। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ कोई दूसरा यूज़र है, बीच में एक ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, नो वन नोस, कोई भी नहीं जानता है। कहते हैं कि ब्लॉकचेन में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, बट दोज हु आर मैनेजिंग द ब्लॉकचेन, उनको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो जिनके पास इतना पैसा है कि वो एक बंदे को इलेक्शन ही, एक हारे हुए बंदे को इलेक्शन जितवाते हैं, वो क्या एक ब्लॉकचेन को मैनेज नहीं करेंगे? अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होगे। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म करके डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम लाया जाए, ताकि दुनिया के जितना भी पैसा है वो उन्हीं लोगों के पास जाए जिनकी वो ब्लॉकचेन है, जिनकी वो टेक्नोलॉजी है, वही उसको कंट्रोल करे, वही उसको ऑपरेट करे। और बैठे बैठे हमारे आरबीआई जैसे जितने भी सेंट्रल बैंक से वो बेकार हो जाए, जितने भी दुनिया के बैंक से वो बेकार हो जाए। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप जाके इन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे जाके देख लीजिए। वहाँ वो ओपनली कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करके ब्लॉकचेन सिस्टम या क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ है और बैंकिंग सिस्टम सेफ़ नहीं है। और दूसरा रीज़न वो ये देते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किए जाते हैं, और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर आप करोगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू तो आप उन टैक्सेस से बच सकते हो। और तीसरी बात ये कहते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो आपको चीप, सस्ती मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बट यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, बस एक बना हुआ ब्लॉकचेन है, सॉफ्टवेयर है, और कुछ हार्डवेयर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू ये सारा ऑपरेट हो रहा है। कंक्लूजन यही था कि हमें बचना है, इस डेंजरस क्रिप्टो करेंसी से बचना है और अपनों को भी बचाना है। और कैसे, उसके लिए कुछ कंट्रोल्स एंड मेजर्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को ही लेने होंगे। सबसे पहले तो एक रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए जो कि ऐप स्टोर को ही मैनेज करे, और सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है उसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ताकि कम मैनिपुलेशन और ऐप स्टोर पे ऐप्स ही अवेलेबल ना हो। जानते हो क्यों लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये पावर बैंक का प्लान खरीद लिया? क्योंकि जो पावर बैंक ऐप थी वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रही थी, और ये कह के प्रमोट किया जा रहा था ये तो ट्रस्टेड ऐप है यार, ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। उसी तरह से ट्रेजर एनएफटी प्ले स्टोर से ही वो ऐप डाउनलोड होती है, या यूनिटी मीटा टोकन यूएमटी जो थे उसको जो इसके थ्रू ख़रीदा जाता था वो भी प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना था, कहीं एक्सटर्नल लिंक से करना ही नहीं था। तो लोगों को ये बता कि ये तो सेफ़ है यार, और इसका गारंटी ये है कि सेफ़ है, ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसी तरह HAHM ऐप, ट्रेजर एनएफटी ऐप, ये सारी ऐप्स जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर ये वहाँ पे अवेलेबल ही ना होती तो मे बी आधे लोग जो इन्वेस्टेड है वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते ही ना, खुद को बचा लेते और जिनको उन्होंने रेफ़र किया है उसको भी बचा लेते।
कंप्लीट बैन ऑन डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइज वॉलेट है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उस पर बैन लगना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो में अगर डील कर भी रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू करें। एटलीस्ट इतना पता हो आईडी के थ्रू, उस पहचान के थ्रू कि इस बंदे ने इतनी ट्रांजैक्शन की हैं, उसका पता लगाया जा सके। पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि प्राइवेट की पे सब ऑपरेट होता है, सामने कौन है किसी को नहीं पता होता है, कहाँ से कहाँ का यूज़र है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो उससे बचने के लिए डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कम्प्लीटली इंडिया में बैन कर देना चाहिए। वैसे तो पूरी क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर देना चाहिए, बट चलो लेवरेज के लिए, अपने लालच के लिए, अपने कुछ टैक्स के लिए अगर आप अलो कर रहे हो तो फिर भी जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को या वॉलेट्स को बंद कर दो। हायर टैक्स एंड फीस ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स। एक और चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए। करंटली अगर क्रिप्टो से आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस पर 30% टैक्सेस लगते हैं। तो ये 30% इनफ नहीं है, फिर भी 70% देख के कि हाँ भाई हमारे प्रॉफिट का 70% तो हमें मिलेगा, लोग तो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जा सके कि 70% या 60% या 80% टैक्स लगाया जाए, ताकि लोग इस तरफ जाएं ही ना। नहीं जाने दो, ये बहुत खतरनाक गेम है, बहुत खतरनाक गड्ढा है। वहाँ पे गिरेंगे, बाद में मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे कल मरेंगे, कल नहीं मरेंगे परसों मरेंगे, बट ये ऐसा गड्ढा है जिसमें गिरने के बाद मरना फिक्स है। तो क्यों क्यों आप इस बात का वेट कर रहे हो कि चलो अभी नहीं मर रहे हैं कल मरेंगे, कोई बात नहीं है, आज का देख लेते हैं कल का कल देखेंगे। डोंट डिपेंड ऑन दिस। या तो इसको कम्प्लीटली बैन ही कर दो या इतने हाई टैक्सेस लगा लो कि कोई इस तरफ जाने का सोचे ही ना। पेनल्टी ऑन द यूजर्स हु होप्ड फॉर पंजी स्कीम्स। तो जितने भी हमारे पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, ये मनी अर्निंग ऐप्स जो अभी के टाइम पे भी चल रही है, अब उनके जो यूज़र्स हैं उन पे भी पेनल्टी लगाने का टाइम आ गया है। क्योंकि होता क्या है, इन पॉन्जी स्कीम्स से कुछ लोग कमा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को रेफरल देते हैं और वो बहुत सारे लोग फिर हार जाते हैं, एक को प्रॉफिट और बहुत सारों को लॉस हो जाता है। तो क्यों ना गवर्नमेंट ऐसा कानून लेके आए या ऐसे रूल्स लेके आए कि अगर आपको कोई पॉन्जी स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसमें आप कुछ लॉस करते हो, तो जिसने इंट्रोड्यूस की थी वो लायबल है आपके उस इन्वेस्टमेंट को वापस पे करने के लिए। ऐसा जब होगा तो रेफरल देना ही लोग बंद कर देंगे, क्योंकि डर होगा कि चल भाई मैं अपना तो लगा लेता हूँ खतरे पे, मैं अपना रिस्क कैपेसिटी देख के कि मैं 50,000 गंवाना गवारा करता हूँ, मैंने 50,000 लगा दिया। बट वो फिर दूसरे को नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मेरा डूब गया तो 50 ही डूबेगा, अगर इसका डूब गया तो मुझे फिर इसका भी लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर जो रेफर कर रहा है उस पर ही पेनल्टी लग जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरे को रेफ़र करे ही ना इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स, और ये स्कीम्स पॉन्जी स्कीम्स ज़्यादा फैल ना पाए। इस तरह का भी एक प्रोविज़न गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ये थी हमारी तरफ से कुछ सजेशन, और सबसे बड़ी सजेशन, स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। इट्स टू डेंजरस फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, इट्स टू डेंजरस फॉर द रिटेल यूजर्स। Stay away, stay away, stay away. Thank you so much for being with Biz and Mix.